तो जय हिंद दोस्तों, आज हम सब स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस पीडीएफ में लगभग हम सब 25 क्वेश्चन करेंगे, वो भी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम सब अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा। तो दोस्तों, हमारा विद्युत क्षेत्र किस दिशा में दिया हुआ है? जेड अक्ष की दिशा में। तो हमारा समरूप विभव किस दिशा में होगा, किस तल में? तो वह कौन सा तल होगा? एक्स वाई तल। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए हम सब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कौन सा हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा छोटे बूंद की तुलना में कितने गुना होगी? तो दोस्तों, इसका हमारा फार्मूला क्या होता है कि जैसे जब हम छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार से प्रभावित होती है? तो उसका फार्मूला होता है यू डॉट, यानी कि बाद वाला स्थितिज ऊर्जा बराबर n के पावर 5/3 इंटू पहला स्थितिज ऊर्जा। तो n का मान यहाँ पर क्या होता है? बूंदों की संख्या। यदि बूंदों की संख्या हमारा 8 रख दिया जाए और इसके घात 5/3 रख दिया जाए तो हमारा कौन सा आंसर सही आ जाएगा? आंसर नंबर, देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 के घात 3 हो जाएगा और 5/3 ई पूरे होल के घात रहेगा। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, यानी 2 के घात 5। तो 2 के घात 5 कितना हो जाएगा? 32। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, हमारा मेन फार्मूला क्या था कि जैसे यू डॉट बराबर n के पावर 5/3 इंटू प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। तो इस प्रकार से हमारा दोस्तों कौन सा आंसर नंबर सही हो जाएगा? आंसर नंबर ए। चलते हैं हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है कि एक गोलीय चालक आवेशित किया जाता है तो इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि यदि कोई गोलीय चालक है तो उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। क्योंकि यदि गोलीय चालक है तो उसके पृष्ठ पर आवेश वितरित रहते हैं, वह अंदर की तरफ नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की तरफ होगा। यहाँ से मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा तो इस साइड का वैद्युत क्षेत्र भी इस दिशा में होगा। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का नेट क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा कौन सा आंसर नंबर सही हो जाएगा? आंसर नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा दिया हुआ है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता में कैसा परिवर्तन होता है? तो दोस्तों, सभी लोग जानते हैं संधारित्र का फार्मूला। संधारित्र के फार्मूले में हमारा C = K एप्सिलॉन A/D होता है। तो यहाँ से हम सब देख सकते हैं K क्या है? परावैद्युतांक। तो यदि परावैद्युत पदार्थ डालेंगे तो उसका परावैद्युतांक कुछ होगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा कि संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर नंबर ए। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों जाना कि C हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है K। तो हमारा इससे आंसर निकल के आता है ए। तो हमारा आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम सब अपने अगले क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो दोस्तों, इसका डायरेक्ट फार्मूला हमारा क्या होता है? W = PE और 1 - cos थीटा। 1 - cos थीटा। सॉरी, इसमें आंसर में टाइप करने में थोड़ा गलत हुआ है कि यहाँ पर यम क्या दे दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड कर दिया है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र में
चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो इस प्रकार से तो चलते हैं हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा छठा दिया हुआ है? छठा दिया हुआ है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव होगा। तो दोस्तों हमने ठीक ऐसा ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया हुआ था कि z अक्ष के अनुदिश था, तो हमारा क्या आया हुआ था कि xy तल में समविभव पृष्ठ होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है कि x अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र है, तो उसका समविभव पृष्ठ किसके तल में होगा? x को छोड़ दीजिए तो फिर क्या हो जाएगा? yz, यानी कि yz तल में होगा। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा आंसर सही होगा? आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा दिया हुआ है? हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 5 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 20 किलोवाट तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान होगा। तो दोस्तों इसमें हमसे ऊर्जा का मान पूछा है। तो ऊर्जा के मान के लिए हम सब फार्मूला जानते हैं, U इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ CV² होता है। तो यहाँ से हमारा C का मान दिया ही हुआ है, तो हमारा C का मान रख देंगे। C का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू माइक्रोफैरड में दिया हुआ है 10⁻⁻6 इंटू 20 किलोवाट दिया हुआ है। तो यहाँ से नीचे मैं लिख रहा हूँ कि 20 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया जाएगा दोस्तों तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा और 20 400 आ जाएगा। 400 को जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? 200 इंटू 5। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 1000 जूल आ जाएगा। तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं? 1 किलो जूल। तो इस प्रकार से हमारा आंसर नंबर कौन सा सही होगा? आंसर नंबर ए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा कौन सा आंसर सही होगा? आंसर नंबर ए। वही हम सब अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सभी रट लीजिए कि इसमें यदि हम सब 2 आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा कि उनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर नंबर डी। तो दोस्तों इसको रट लीजिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। वही हम सब अपने अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा 9 दिया हुआ है कि किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। संधारित्र की धारिता का फार्मूला सभी लोग जानते हैं, C इज इक्वल टू KA∈D। तो यहाँ से हमारा व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन पूछा है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया। वही हम सब अपने अगले क्वेश्चन 10वें की बात कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां का क्या दिया हुआ है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, या इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं होगा। दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर सी। इसकी धारा को बढ़ा देंगे तो संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? आंसर नंबर सी। सॉरी सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, आंसर नंबर बी होगा कि धारा को घटाने पर संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आंसर नंबर बी, हमने पहले ही टाइप कर दिया है। वही हम सब अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अलग अलग त्रिज्याओं के 2 गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। तो विभव का फार्मूला सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है कि V इज इक्वल टू KQ/R। तो इस प्रकार से दोस्तों जिसकी त्रिज्या छोटी होगी उसका विभव ज़्यादा होगा और जिसका त्रिज्या अधिक होगा उसका विभव कम होगा। तो सबसे पहले हमसे पूछा क्या है कि
तो विभव होगा। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं, यानी आवेश दोनों गोलों पर समान है तो विभव होगा। छोटे गोले पर ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही आंसर। छोटा गोला होगा तो उसकी त्रिज्या छोटी होगी, त्रिज्या छोटी होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा विभव बढ़ जाएगा। वही बात करें बड़े गोले पर ज़्यादा होगा तो ये इनकरेक्ट आंसर है। वही बात करें दोनों गोलों पर समान, ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, आंसर नंबर ए। अब हम सब अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि त्रिज्या 1 सेमी के दो चालक गोले 1 mm से वियुक्त हैं, दोनों पर आवेश 1 माइक्रोकूलम दिया जाता है। एक गोले पर विभव V0 है, अनंत पर विभव 0 है। दूरी से संपर्क में लाने पर किया गया कार्य होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, इसका आंसर नंबर कौन सा सही होगा, आंसर नंबर बी, यानी कि धनात्मक होगा। वही हम सब अपने अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जाने में किया गया कार्य पूछा है, लेकिन यहाँ का भी विभव भी है और यहाँ का विभव भी है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि विभवांतर इज इक्वल टू W/Q होता है। यदि विभवांतर ही हमारा दोनों समान है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में, तो यहाँ से V का मान 0 हो जाएगा। V का मान 0 हो गया तो W का मान भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 10 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा। उस पर आवेश पूछा गया है कि सी का मान हमसे हमारा दे दिया है कि 10 माइक्रोफैरड है और हमारा V का मान भी दे दिया है 5 वोल्ट। ये देखिए एकदम सरल क्वेश्चन है। C और V का मान दे दिया तो सभी लोग जानते हैं कि C इज इक्वल टू Q/V होता है। तो यहाँ से हमसे पूछा क्या है कि उस पर आवेश को निकालने के लिए C इंटू V कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से हमारा 10 गुणे माइक्रोफैरड में 10⁻⁻6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 वोल्ट। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, 50 × 10⁻⁻6। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इतना कूलाम आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। सॉरी, यहाँ पर देखिए हमारा गलत आंसर टाइप किया हुआ है, तो इस पर ध्यान मत दीजिए। हम सब ने सही मेथड लगाया तो सही आंसर आया। वही बात कर ले हम सब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि 4 संधारित्र हैं, प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, तो उसको किस क्रम में जोड़ा जाए कि उसका तुल्य जो संधारित्र धारिता है वो 8 माइक्रोफैरड आ जाए। तो दोस्तों माइक्रोफैरड 8 माइक्रोफैरड आना है और 2 माइक्रोफैरड का 4 संधारित्र है। तो सभी लोग जानते हैं कि इसमें प्रतिरोध का ठीक उल्टा चलता है कि इसमें समांतर श्रेणी हो जाता है और श्रेणी समांतर। तो इसमें यदि हम 2 माइक्रोफैरड का 4 संधारित्र हैं तो उसको यदि हम सब समांतर क्रम में जोड़ दें 2 + 2 + 2 + 2, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 8 माइक्रोफैरड। तो इस प्रकार से यदि हम सभी संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो हमारा सही आंसर आ जाएगा, यानी 8 माइक्रोफैरड। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर बी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अभी तक 15 क्वेश्चन कर लिए, अभी हमको 10 और क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन NDA रिलेटेड या फिर एयरफोर्स, नेवी, MR से रिलेटेड हर वो क्वेश्चन कराया जा सके जो फिजिक्स से रिलेटेड है। तो दोस्तों हम सब अपने
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि किसी भूयोजित चालक को त्रिभुज, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को मत कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन हम सब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा दिया हुआ है? 17। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा। हमसे कहा क्या है कि विद्युतीय क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कि ये कोई विद्युतीय क्षेत्र है और इसमें कोई हम विद्युतीय क्या रख देते हैं? चालक को रख देते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि हमारा विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा। तो दोस्तों किसी भी चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। वही हम सब अपने 18वें क्वेश्चन की बात कर लें। आज टोटल हम सब 25 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, वो भी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट। तो हमारा 18वां क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है? वान डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स वान डी ग्राफ जनित्र 12th में दिया हुआ है हमारा कि इसके द्वारा क्या हम उत्पन्न करते हैं? उच्च आवृत्ति की वोल्टता या विभवांतर। तो इससे कई लाख की वोल्टता या विभवांतर को उत्पन्न किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। इससे वोल्टता उत्पन्न की जाती है, वो भी कई लाख गुना। इसका कार्य क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान करने के लिए, एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस प्रकार से हमारा आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। वही हम सब अपने क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें। तो 19 हमारा दिया हुआ है कि दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, उनकी तुल्य धारिता है। तो दोस्तों हमारा क्या दिया हुआ है कि दो संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता C है। तो हमारा दो संधारित्र हैं, वो भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इनकी प्रत्येक की धारिता C है, तो तुल्य धारिता। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगता है? श्रेणी में समांतर वाला। तो यहाँ से C तुल्य C डॉट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? C1 C2 अपान C1 प्लस C2। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा? C/2 आंसर आ जाएगा। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर C। वही हम सब अपने क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 की बात कर लें। तो 20 हमारा क्या दिया हुआ है? यदि कई संधारित्र उपलब्ध हों तो उनके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हमसे पूछा क्या है कि आप मान लीजिए कि आपके पास कई सारे संधारित्र हैं, आप उनको किस क्रम में जोड़ेंगे ताकि आप उनसे उच्च धारिता प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों इसमें फार्मूला समांतर क्रम का क्या होता है कि जो भी आप जोड़ेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 जुड़ जाएगा, मतलब इसमें उच्चतम संधारित्र धारिता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमारा यदि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी धारिता उच्चतम प्राप्त होगी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी समांतर क्रम में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। वही बात कर ले क्वेश्चन नंबर 21 एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि C का फार्मूला यानी कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है? K/A/D। तो यदि किसी भी प्लेट रख दी जाए, यानी किसी भी परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाता है तो उसकी धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। वही बात कर ले क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 22 पूछा हुआ है कि यदि 1 माइक्रोफैरड धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं और इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैरड
में एक तीसरा संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो परिणामी धारिता बतानी है। तो इसमें दोस्तों कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा हमारा कि जैसे एक माइक्रोफैरेड का एक ये हो गया, एक माइक्रोफैरेड का एक ये संधारित्र हो गया। अब इन दोनों के समांतर क्रम में 0.5 माइक्रोफैरेड का एक 0.5 माइक्रोफैरेड और एक ये है, एक माइक्रोफैरेड का ये है। तो अब इसकी तुल्य धारिता बतानी है। तो इसका टोटल हमारा तुल्य क्या हो जाएगा 2, और इसको 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। अब ये दोनों समान श्रेणी क्रम में हो गए। अब इन श्रेणी क्रम को जोड़ने के लिए हम फार्मूला कौन सा लगा देंगे, C1 प्लस C2। तो दोस्तों हम फार्मूले पे जब रखेंगे C1 का मान हमारा क्या है 2 है, 2 × 1/2 अपान 1 + 2 1 थोड़ा गचड़ हो गया, उसको सही से कर लेते हैं। 2 + 1/2, तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 दूना 4 1 5 यानी कि 2/5। इसको जब हम सब डिवाइड कर देंगे तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर सी 0.5 माइक्रोफैरड। वही हम सब क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23 की बात कर ले दोस्तों। तो 23 हमारा कौन सा दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, किसी वस्तु का परावैद्युत यानी के का हमसे मान पूछा गया है कि किससे अधिक होता है। तो दोस्तों के का मान जब भी होता है हमारा >1 होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने अपने पिछले वाले लेक्चर में भी कवर किया हुआ था। तो दोस्तों हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है 24। तो फ्रेंड्स 24 हमारा कौन सा क्वेश्चन है कि गोलीय संधारित्र की धारिता 14 माइक्रोफैरड है। यदि गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 mm है तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप सभी लोग, इस क्वेश्चन को हम सब कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। हम सब अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है 25वां 25। ये अभी लास्ट क्वेश्चन नहीं है, नंबरिंग से हमारा 25 हुआ है लेकिन हमने 2 क्वेश्चन को छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से अभी तक हम 23वां क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन हम सब और करेंगे। तो हमारा क्या दिया हुआ है कि जब संधारित्र में के परावैद्युतांक स्थिरांक का माध्यम है तो हवा में की अपेक्षा उसकी धारिता होगी। तो देखिए दोस्तों इसका डायरेक्ट फार्मूला आप सभी लोग याद रखिए कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, यानी कि K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि मान लीजिए कि उसका प्रारंभिक क्या था C था, तो बाद में क्या हो जाएगा धारिता KC हो जाएगा, यानी कि KC डॉट बराबर KC हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से हमारा K गुना बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए से बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 26 हमसे पूछा हुआ है कि प्रत्येक R त्रिज्या तथा Q आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद के विभव तथा छोटे बूंद के विभव का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों 8 छोटे बूंद है, 8 छोटे बूंद है, मान लीजिए कि ये छोटे छोटे बूंद हैं 4 5 6 7 8 बूंद है और इसको मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो इसमें विभव मान लीजिए कि इसका विभव भी है टोटल का, तो इसका विभव कितना होगा V डॉट का। तो दोस्तों इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है। तो इसका छोटे बूंद इसका हमारा डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है कि V डॉट इज इक्वल टू n के पावर क्या होता है 2/3 इंटू V, यानी कि पहले का कितना गुना हो जाएगा n के पावर 2/3। तो इस प्रकार से n का मान यदि हम सब 8 रख देंगे 8 के पावर 2/3 इंटू V, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 4V, यानी बात का हमारा क्या आ जाएगा विभव 4V। और इसे हम सब यदि
पहले यहाँ पर हमसे पूछा है छोटे बूंद का विभव। छोटे बूंद का विभव कितना है? 1 का भी है। तो इस प्रकार से यदि हम सब इसको डिवाइड कर दें तो 4:1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर बी। और वही हम सब 27 यानी कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? 25वां। 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से दोस्तों हम सब आज 25 क्वेश्चन टोटल फिजिक्स के करेंगे, वो भी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कर लिए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको परीक्षा के लेवल से हर वो क्वेश्चन कराएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा सा हिंट हमने अगले लेक्चर में किया हुआ था, तो इस लेक्चर में पूर्ण रूप से हम उसको जान लेंगे। इसमें कहा क्या है 27 नंबर क्वेश्चन में कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी। तो धारिता की फार्मूला हमारा शुरू से यानी कि कैपेसिटर की फार्मूला हमारा शुरू से चला आ रहा है KF(A/D)। तो दोस्तों धातु के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है? इन्फिनिटिव। तो यदि हम सब धातु की छड़ को घुसा देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? धारिता इन्फिनिटिव, अनंत। तो इस प्रकार से हमारा आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमारा आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारे चैनल राघव डिफेंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस तरह की मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन PDF मिलती रहे। यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम सब अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।